बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ एट 7 के साथ मैं हूँ सिबगा फारूक। नाज़रीन, कोरोना वायरस के वहशतनाक वार जो हैं वो बिला तातुल जारी हैं और इसके साथ साथ कोरोना वायरस के मज़ीद फैलाव के जो ख़तरात हैं वो मंडलाने लगे हैं। जबकि दूसरी जानिब जब से कोविड-19 पाकिस्तान में आया तब से तमाम तर ज़िंदगी, मामूलाती ज़िंदगी जो है, कारोबारी सरगर्मियाँ वो बहुत हद तक मुतासिर हो चुकी है। जुज़वी लॉकडाउन भी है। एक जानिब मौलजीन का ये कहना है कि जो लॉकडाउन है उसको मज़ीद सख्त से सख्त किया जाए, क्योंकि आगे आने वाला जो मई का महीना उसमें जो केसेस की तादाद है उसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है। इसके साथ साथ दूसरी जानिब इस लॉकडाउन से हैं परेशान ताजर बरादरान, क्योंकि उनकी जानिब से ये कहना है कि उनका कारोबार जो है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो चुका है। अब इस सब में, इस सारे सिनेरियो में सिचुएशन कुछ यूँ हुई है कि जो गरीब तबका है वो दिन ब दिन मज़ीद गरीब तर होता जा रहा है। उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ना शुरू हो चुके हैं, फाकों तक सूरत हाल जो है वो पैदा हो चुकी है। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताती चलूँ तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक और तबके के हवाले से जिनका नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल डेज में जो सर्वाइवल है वो काफ़ी हद तक मुश्किल होता है। अब जबकि लॉकडाउन है, मुश्किलात का मज़ीद उनको किस हद तक सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत की जानिब से बड़े बड़े ऐलानात भी किए जाते हैं। एहसास प्रोग्राम के हवाले से अगर मैं बात करूँ, आया उस इमदाद को, उस फरहमी को इन मुस्तहिकीन तक यकीनी बनाया गया। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे ख्वाजा सराओं के हवाले से, तीसरे जिन्स के हवाले से, क्योंकि अब जब साथ में रमज़ान की आमद भी है तो मज़ीद इनको कितनी दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है अगर खुदा न खास्ता कोरोना वायरस के हवाले से मामलात और जो हालात हैं वो मज़ीद बिगड़ते हैं। तो उनके बारे में जानेंगे, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में जानेंगे, उनके रहन सहन के बारे में जानेंगे और जो मेन बेसिक इशू है उनकी मुश्किलात के बारे में जानेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम शाजिया चौधरी है। शाजिया, बताइएगा कि कैसे गुजर बसर पहले होता था और अब कैसे हो रहा है? कोरोना का पता है कि कोरोना क्या है? जी, कोरोना एक वबा फैली हुई है जो आजकल तो हमें क्या, बच्चे बच्चे को भी पता लग गया है। तो इसमें हमारा पहले था कि मैं रावलपिंडी से बिलोंग करती हूँ। तो हमारे पिंडी में पहले काफ़ी अच्छे हालात थे, फंक्शन हो रहे थे और काफ़ी अच्छा गुजर बसर हो रहा था। अभी जब से कोरोना की वबा फैली हुई है इसमें हमें काफ़ी दिक्कत हो रही है। सबसे पहले तो मैं इस इशू को उजागर करूँगी कि जब से कोरोना आया हुआ है हमारे कारोबार, तो खैर पूरे पाकिस्तान के हर किसी के कारोबार ख़त्म है, उनसे हमारे भी मुतासर हो गया, हमारा कारोबार पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का हमें प्रॉब्लम थी कि हमने जो रेंट पे हमने डेरे लिए हुए ना, हमारे घर हैं, तो उनका जो किराए का जो मसला बना हुआ था कि हुकूमत की तरफ से हमने सुना था कि हुकूमत जो है वो पे करेगी। हुकूमत ने कहा है कि जो 2 महीने आवाम से, इन ख्वाजा सराओं से भी किराया नहीं लिया जाएगा, मगर मालिक मकान अभी भी ज़बरदस्ती कर रहे हैं। मेरे मालिक मकान भी ज़बरदस्ती कर रहे हैं और जितनी भी ख्वाजा सरा हैं सब के मालिक मकान जो है ज़बरदस्ती कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि अगर आप किराया नहीं देंगी तो अपना सामान उठाएं, अगर सामान नहीं उठाएंगे तो हम आपका सामान बाहर फेंक देंगे। तो आपने उन्हें बताया कि हुकूमत की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया गया कि फिलवक्त किराया नहीं हम लोग देते। वो कहते हैं कि अगर हुकूमत ने आपको कहा, हमें कहा हुआ है कि तो हम अपने जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा गुजर बसर हो रहा है, वो भी हम कानून का किराए से ही कर रहे थे, तो हम कहाँ से लेके आए? वो आगे से हमें ये वाली स्टोरी सुना देते हैं। हमें खुद इस चीज़ की इतनी परेशानी है। हम किराए दें, बिल पूरे करें, अपने घर का खाना पीना जो है उसका करें। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये सफ़र जो है, सफ़र तंजीम नदीम कशिश जो है, अल्लाह इनको बहुत अजर दे। पूरी टीम बहुत अच्छा वर्क कर रही है और हम बहुत जो आरजू हैं उनके साथ हैं, हम सब इकट्ठी हैं, मैं भी इनके साथ ही हूँ। और जो रावलपिंडी में है उसमें काफ़ी ज़्यादा कुछ एक दो NGOs हैं, वो भी NGOs हैं, वो बराए नाम ही है, वो तो नहीं, उनको राशन भी नहीं दे रही और वो बिल्कुल ना देने के बराबर है। इतना सा राशन वो बेचारे क्या करें? जैसा कि हमें हुकूमत ने वो अभी इतना सा पैकेट दिया है और वो भी हुकूमत के भाई निकले, वो भी इतना सा ख्वाजा सराओं को राशन दे रहे हैं। मैं तो सबसे पहले इस चीज़ का भी इशू उठाऊंगी कि ये जो NGOs हैं ना, NGOs जिनको ये प्रमोट करते हैं, हुकूमत भी इनको सपोर्ट करती है सब, मैं यही कहूँगी कि मैं इस NGOs के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ। क्योंकि अगर हमें हमारा हक नहीं मिल रहा, गरीब को गरीब के लिए जो उनका राशन पानी है, उनका जो हक है वो नहीं मिल रहा, तो ऐसी NGOs को हमने क्या बैठ के चाटना है?
NGOs का मकसद होता है मुतासर जो लोग हैं किसी भी, ये तो कोरोना वायरस की थी, जैसे फ्लड आ जाता है पाकिस्तान में, कोई भी कुदरती आफत आ जाए उसे रिलीफ पहुंचाया जाए। जी रिलीफ पहुंचाया जाए, नहीं पहुंचाते तो हमने क्या करना है ऐसी NGO को? हमें तो बिल्कुल, हम तो NGOs जो है वो लेके अपना वो अपने उन्होंने प्लाजे बना लिए, अपनी कोठियां बना ली हैं अपने, उन्होंने कभी जिंदगी पीतल की चेन नहीं पहनी थी, उन्होंने सोने के सेट पहन लिए, कंगन पहन लिए। अब हमें ये बताएं कि वो तो अपना भर रहे हैं, गरीब को तो वो बिल्कुल नहीं भर रहे। मैं सबसे पहले हुकूमत से ये दरख्वास्त करूंगी कि आप NGOs के ऊपर या अगर बंद नहीं कर सकते तो इनके ऊपर सख्ती करें, इनसे पूछे कि ये कहाँ डाल रहे हैं पैसे, गरीब को तो नहीं मिल रहे, हम गरीब हैं हमें नहीं मिल रहा, हमारे जैसे और ख्वाजा सराय बिल्कुल किसी को नहीं मिल रहा, मैं कसम खा के कहती हूँ किसी को नहीं मिल रहा। अगर उन्होंने थोड़ा सा इतना सा दिया भी है तो उनमें साबन कैसे निकले हैं? मैं अपनी एक फ्रेंड के घर गई हूँ, उस फ्रेंड के घर में जब साबन मलने लगी हूँ तो वो पत्थर का साबन, ये क्या जी ये फलानी NGO जो रावलपिंडी में थी उन्होंने दी है तो ये पत्थर का साबन निकला है, और दालें जो थी उनमें कीड़े, चावलों में कीड़े, गैर मियारी चीजें जो है वो प्रोवाइड की गई जी वो गैर मियारी। और अब वो बताएं कि वो खाने के लायक, वो तो जानवर भी ना खाएं, इंसान कैसे खा सकते हैं? बहुत दिल खफा भी हुआ होगा, बुरा भी होगा, कहा होता है। और ये हमें या तो इस चीज़ का भी हुकूमत हमारे ऊपर नजर सानी करे। अगर हुकूमत, मैं तो आप हुकूमत से तो मैं तो हाथ जोड़ के इल्तिजा करती हूँ कि अगर हमें तो चलो जी सफ़र वाले हमें खाना दे रहे हैं, हमें राशन मिल रहा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमें किराए का हमारा कर दें, हमारे जो बिल हैं चले हम बिल जैसे भी होगा ओखी सोखी हो के हम कर लेंगे बिल का, चलो जी बिल अगर 2000 आ जाता है 3000 आ जाता है वो हम कहीं ना कहीं से करके पूरा कर लेंगे। हमारे जो मालिक मकान है, हुकूमत को मैं सिर्फ एक इल्तिजा करूंगी, आपकी बड़ी मेहरबानी है इमरान खान साहब, ये हमारे मालिक मकानों को पट्टा डाल दे थोड़ा सा। इनकी जानिब से भी यही कहा गया है कि जो करायों के हवाले से कहा जा रहा था, काइंडली इस चीज़ को, इस पर नज़रसानी करें और समझाएं उनको कि जो अभी हम इस कंडीशन में नहीं है कि जो हम कराए फिल वक्त अफोर्ड कर सके, मजीद जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम नदीम कशिश है और इस टाइम ख्वाजा सराय को हम यहाँ पे चला रहे हैं, सफ़र की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ, इस्लामाबाद से ह्यूमन राइट्स कमेटी की मेंबर भी हूँ और RJ भी हूँ, रेडियो FM 99 पे एक मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। तो ये तो तारुफ वो है ना जो मेरी एक अपनी शख्सियत को, जो मेरी कम्युनिटी की शख्सियत है वो इस टाइम बहुत डैमेज है, बहुत वसाइल का शिकार है। हम ये ख्वाजा सराय शेल्टर होम चलाते हुए 12 साल हो गए हैं और बिल्कुल ये वज़ीर आज़म हाउस के पीछे और एम्बेसीज के पीछे और तमाम सिविल सोसाइटी के साथ मिल के मैं काम करती रही हूँ और इस बात को उजागर करती रही हूँ कि हमारा डेटाबेस किधर है। हमारा डेटाबेस पाकिस्तान में मर्दमशुमारी में 10,000 आया, हमारा डेटाबेस जो एक्स कार्ड हमारा बनाया गया वो 2,200 रुपये सिर्फ हमारा डेटा है। ID कार्ड्स का कहा जा रहा है, हमें शनाख्ती कार्ड दे रहे हैं, वो राशन दे रहे हैं, हमें कर्जा देंगे, जो कुछ भी देंगे तो वो तो टोटल 2200 हैं। जो मेरे पास अब डेटा आ रहा है तो हमारे पास 900 तो पिंडी का डेटा आया है राशन के लिए, 700 इस्लामाबाद का डेटा हमारे पास है। हमने लिखते जा रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ हम गए थे, आशिक अवान साहिबा को हम जाके स्पेशली मिल के आए। उस टाइम उन्होंने कहा जी इनके लिए तो पनाहगाह होनी चाहिए। हमने कहा आपने पनाहगाहें बनाई हैं, सबके लिए बनाई हैं, हमारे लोग मुसाफिर की तरह रोड पे फिरते हैं, जलील होते हैं, कोई गुजरात से आया, कोई फैसलाबाद से आया, कोई कहाँ से आया है, उनके पास रहने की जगह नहीं है। मैंने जो ख्वाजा सराय बनाई है तो उसको थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोगों की सिर्फ नाम की ज़रूरत है। हमारा काम तो ऑलरेडी चल रहा है, मैं अपने ओन के ऊपर इसको चला रही हूँ। यहाँ पे रह रहे हैं, आते हैं लोग मुसाफिरों की तरह। इस्लामाबाद में कोई होटल नहीं है, कोई रिहाइश नहीं है, कोई किस मसले के लिए आता है, बिल हमारा यहाँ पास हुआ है। हमारी NGOs के लिए जो काम अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन के बड़े इदारे यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर का हेड डिपार्टमेंट यहाँ हमारे लिए काम कर रहा है। इतने जगहों पे मैं हर जगह पे पहुँची हूँ, हर जगह पे बात की है और इस बात को उजागर किया है। और फिर इलेक्शन में खड़ी हुई, इस टाइम 2018 के इलेक्शन में खड़ी हुई, किस लिए कि अपने आप को दिखाने, अपनी कम्युनिटी को दिखाने के लिए। अब मसला सारा यहाँ पैदा हो रहा है कि ये जो डेटा हमारा है ये कहाँ जा रहा है, और इसके अंदर तो शनाख्त हमारी मर्द की है और जो घर वाले हमें कबूल ही नहीं करते तो उनके पास राशन पहुँच रहा है। फैमिलीज के साथ ताल्लुक है फिलहाल, सबका ताल्लुक है फैमिली के साथ। ये एक वहाम है NGOs वालों का कि भाई ये इनको माँ बाप कबूल नहीं करते, इनको माशा कबूल नहीं, माशा इतना प्यार कर रहा है, माशाल्लाह से मेरा घर भरा हुआ है,
کہ مجھے گورنمنٹ نے نہیں دیا, مجھے کسی انٹرنیشنل ادارے نے نہیں دیا, مگر مجھے عام پبلک نے راشن پانی پیسے دے رہے ہیں. ان کے ہاؤس رینٹ بھی میں یہاں سے دے رہی ہوں, یہاں سے ان کے راشن بھی یہاں پہ آ رہا ہے, پنڈی بھی جا رہا ہے, ٹیکسلا تک جا رہا ہے, گجرات تک. مطلب گورنمنٹ جو ہے جس نے بڑے بڑے اعلانات جو اناؤنسمنٹس کی گئی ہے احساس پروگرام کے حوالے سے, ریلیف دینے کے حوالے سے, وہ آپ کو نہیں پہنچایا جا رہا؟ دیکھیں ہم سب سے پہلے اسلام آباد بیٹھے ہوئے, ہمارا ادارہ رجسٹرڈ ہے, ہم نے 2012 سے ہم یہاں کام کر رہے ہیں. اور میڈم عاشق وان کے پاس جب گئے ہیں تو انہوں نے بالکل مکمل ہمیں شروع سے پہلے, وہ پیپلز پارٹی میں تھی جب سے ہم ان سے لگے ہوئے ہیں, پھر اب اس دور میں آئے جب ہم ان کی بات کریں, ابھی انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں. ہم لگے میں اپنی ماں کو ساتھ لے گی, پوری ٹیم کو ساتھ لے گی, انہوں نے بہت ویلکم کیا اور اس کے لیے وزٹ بھی کروایا پناہ گاہ کی. اور جب ہمیں پناہ کی ضرورت تھی, یہ گھر نہیں جا سکتے, کسی کو مالک مکان نے نکال دیا تو کہاں جائے گا, وہ میرے پاس آ رہا ہے. اچھا, یہاں جو جتنے بھی آپ کی کمیونٹی میں جو ہیں لوگ, وہ اسی اسلام آباد شہر سے بلانگ کرتے ہیں یا مختلف علاقوں سے آئے؟ ہمارا جس جگہ آپ کو خیر اسرا ملیں گے وہ اس کا شہر نہیں ہوگا. اچھا, وہ کسی اور شہر سے مائگریٹ ہو کے تو آیا ہوتا ہے, کیونکہ اس شہر میں اس کے والدین کی عزت ہوتی ہے, اس کی وجہ سے محلے میں عزت ہوتی ہے, اس وجہ سے خاندان میں عزت ہوتی ہے, تو وہ جگہ اس کو چھوڑنی پڑتی ہے. آگے اسے گرو کا خاندان ملتا ہے, ایک کلچر ملتا ہے, اس کے ساتھ جڑتا جڑتا وہ اپنی برادری کے اندر ایک اپنی جگہ بناتا ہے. گرو کی بات کی مجھے تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا, کیونکہ لوگ بھی اوبویسلی سننا چاہتے ہیں کہ شاید کبھی اتنا موقع نہیں ملتا, آج ہمیں موقع ملا تو ہم اپنے پلیٹ فارم کے توسط سے جاننا بھی آپ سے چاہیں گے, یہ جو گرو کے سلیکٹ کرنے کا پروسیجر ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے, یہ کس طرح سے بنتا ہے؟ اوبویسلی وہ سب کو لیڈ کر رہے ہو. جی, وہ گرو وہی بچہ ہے جس نے آ کے گرو کے پاس پہنچا تھا نا, وہ کوئی پیدائشی گرو تو نہیں بن کے آیا نا, اس کو بھی اسی طرح معاشرے کے ساتھ وہی رویوں کا سامنا کرنا پڑا, اس کا حل نہیں نکلا. جب حل نہیں نکلا تو اس کے وجود میں گرو آیا, اس نے اس کو شیلٹر دیا, اس کو سرپرستی دی, اس کو اپنے گھر میں جگہ دی, ایک گھر بنایا, ایک جیسے ایک عام بندہ اپنے بچوں کے لیے بناتا ہے, ایسے گرو نے بھی کوئی نہ کوئی اپنا ڈیرا بنایا. پھر وہ نشانہ بھی بنا کہ یہاں پہ دیکھو جی یہ تو بچوں کو خراب کر رہے ہیں. اب خراب تو کر رہے ہیں مگر وہ بچے جائیں گے کہاں, کھائیں گے کیسے؟ خراب تو آپ نے کر دیا, آپ نے تو ایسے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا جیسے انسان ہی نہیں تھا. اگر اور بچے بھی تو غلطیاں کرتے ہیں, کوئی قتل کر کے آ جاتا ہے, کوئی نشئی بچہ ہے, کسی کا میاں نشہ کرتا ہے, سب کو پال رہے ہیں, پوس رہے ہیں, کوئی لنگڑا پیدا ہو رہا ہے, کوئی اندھا پیدا ہو رہا ہے, سب گھروں میں موجود ہیں. سرپرستی چاہیے, سرپرستی چاہیے, وہ شیلٹر گرو دیتا ہے. پھر جب اب گرو کے ہاتھ میں بھی نہیں رہے, وہ پھر آگے گرو بن گئی این جی اوز, وہ ہماری گرو بن گئی. انہوں نے شیلٹر دینا شروع کر دیا, انہوں نے اپنے شیلٹر ہوم بنا لیے, انہوں نے اپنے آفیسز بنا لیے, انہوں نے ان کے لیے تصویریں بنا کے ان کو ایک خیال انٹرنیشنل ڈونرز کے آگے رکھا کہ ہم ان کے لیے اسکلز پروگرام دیں گے, ہم یہ کریں گے, وہ کریں گے. وہ گرو سے بھی بھاگ گئے. وہاں پہ ایک ہی لفظ تھا, میرا جسم میری مرضی, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں خواہش رہا ہوں تو ہم ٹھیک ہے, ہم قبول کر رہے ہیں. اس ٹائم نادرہ کے پاس کوئی بھی آدمی آپ چلی جائیں کہ میرا خواہش لکھ دو تو لکھ دیں گے, کیونکہ یہ خود کہہ رہا ہے. تو سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کے اوپر آپ نے بل پاس کیا 2018 کا. خواہش راؤں کو علم نہیں, کلچر کو اس کے بارے میں معلوم نہیں, ان کا شناختی کارڈ مردوں والا ہے. وہ جو ان کے والدین نے شناخت دی, جو ان کی پیدائشی شناخت تھی, جو ان کی قدرتی شناخت تھی, اس کو مس کر کے آپ اس کو خواجہ سرا کا لیول بھی نہیں دے رہے, آپ ایک ایکس کارڈ بنا کے ان کو دے رہے ہیں جو بالکل انڈیا میں پاکستان میں تو قبول ہوتا ہوگا, انٹرنیشنل ملکوں میں کم, مگر سعودی عرب میں ہم عمرہ نہیں کر سکتے, حج عمرہ, اس کی وجہ سے. تو مسلمان ایز اے مسلم ہماری بہت سی ایسی باؤنڈریز ہیں جہاں سے ہم کراس نہیں کر سکتے. اس میں پھر فقیری ہے ہماری, ٹھیک ہے نا. ہم بابا بلے شاہ کو دیکھتے ہیں, کون مانتا تھا ان کو؟ گھنگرو پہن لیے, کیوں پہن لیے بھائی, کیوں ناچنے لگ گئے, کیوں کنجری بن گئے, نی میں آئی گئیاں باتیں کی ہیں انہوں نے. تو وہ ایک کلچر, ایک فقیری ہمارا وہاں سے جا کے جڑتا ہے کہ اگر ہماری دوہری شخصیت ہے تو پھر ہم صرف ایک فقیری لائن ہی لے سکتے ہیں. ہم مرد میں پورا نہیں اتر سکتے, ہم عورت میں پورا نہیں اتر سکتے. اگر ہم عورت کے خیال لے کے باہر نکلیں گے تو سیکس ورکر بن جائیں گے اور ہم جنس پرستی میں چلے جائیں گے. وہ ہماری فقیری کلچر کو بالکل ایکسیپٹ نہیں ہے. جب ہم اس طرف عورت بن کے آئیں گے تو کسی لڑکے سے شادی کریں گے تو وہ بھی ہمارے فقیری کلچر کو قبول نہیں ہے. تو یہ دونوں چیزیں اس کلچر کے ساتھ جوڑ کے جو چیز ٹرانسجنڈر بنا کے پیش کی گئی, اس وجہ سے گڑبڑ پیدا ہونی شروع ہوئی. لوگوں نے کہا کہ بھئی
जो कंसेप्ट था कि इसकी दुआएं और इनकी बददुआएं ये बहुत एक चीज देखने में आई है, जगह जगह सिग्नल्स पे आप लोग दिखाई भी देते हैं, हर चीज होती है, मेहनत कर रहे हैं ना, मेहनत में किसी किस्म की शर्म नहीं होनी चाहिए। तो कहा जाता है लोगों का रवैया आपके साथ कैसा होता है, गुस्सा करते हैं, क्या करते हैं? और बहुत ये भी सुनने में आया कि आप बद्दुआएं दे देते हैं, लोग इस डर से फिर आपको पैसे ना चाहते हुए भी देना चाहते हैं। नहीं, देखिए, एक भिखारी की बद्दुआ में और एक फकीर की बद्दुआ में बड़ा फर्क होता है। ऐसे तो रोड पे अब जो भी आपको ख्वाहिश सलाह समझ के आप दुआएं लेती रहेंगी तो ये तो फिर ऐसी ही है, वैसे ऐसी दुआएं। दुआ के लिए भी लोग उसको देखते हैं तो दुआ लेते हैं, उसका किरदार देखते हैं, उसके मोहल्लेदारी देखते हैं, उसका उठना बैठना देखते हैं, जिस इलाके में उसने ज़िंदगी गुजारी होती है, एक वक्त गुजारा होता है। वो गली गली बैठकों में नहीं बैठा होता, वो जगह जगह पे नहीं फिर रहा होता। जगह दर दर का जो होता है ना वो भिखारी होता है, एक दर का फकीर होता है। तो ये दर के ऊपर आके जो हम बैठे हैं तो वो फकीरी दर है, एक कल्चर है जिसको नाम से हम मंसूब हुए, वो जिन्स नहीं है। यानी कि हम जिन्स ना बिला वजह सिर्फ LBGT को प्रमोट करने के लिए, लेस्बियन को, गेस को, ये सब को मिक्स करने के लिए आपने पाकिस्तान के अंदर एक इख्तियार ख्वारिसरा को बनाया गया, इस कल्चर को मस्क कर दिया गया। कल्चर आज कौन सा कल्चर है? पठान अपने कल्चर में रह रहे हैं, चेंजेस आ गए हैं। सारों ने अपना कल्चर छोड़, किधर गए? दुपट्टे जो रख रहे हैं वो कल्चर के अंदर है, दुपट्टा भी है, बुर्का भी है, फिर वो किधर है? अगर कल्चर है तो फिर वो सारा कल्चर कहाँ गया पुराना? जब कल्चर एक ख़त्म हो चुका है, आप लोगों के अंदर से चला गया, तो आज के दौर के हमारे कल्चर के अंदर से भी वो चीज़ें दूर चली गई हैं। इसी वजह से कि माशरा कहीं और जा रहा है तो हम कैसे पीछे रह जाएंगे? तो उसकी जन्म में जो चीज़ें बाहर आई वो फाशी की तरफ चली गई, सेक्स वर्कर को एक वर्किंग समझा गया। ठीक है ना? ये किसने बताया कि ये वर्क है? बाहर के मुल्क में भी इसको हकारत की नज़र में देखते हैं, हर मज़हब इसको हकारत की नज़र से इस कारोबार को देखता है, कोई इसको अच्छा नहीं दे। और इस्लाम में तो बिल्कुल आप समझे ना कि इसको कोई कारोबार और मजबूरी के तहत में आप ऐसा काम कर सकते हो। आप मजबूरी में खुदकुशी भी नहीं कर सकते। आपको और आपकी पूरी टीम को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया अदा करती हूँ 5 चैनल वालों का, जिन्होंने आज आके हमारे दिल का हाल सुना, वक्त निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच। यू आर मोर देन वेलकम। अच्छा, मुझे बताइएगा किन मुश्किलात का फिल वक्त सामना है? बस यही सामने है कि हमारा जो काम था, मैं तो अपने ख्वाजा सरा कल्चर को प्रमोट करती हूँ ना, तो मेरा ख्वाजा सरा कल्चर जो है ये शादी ब्याह पे या किसी खतने हकीके पे जाके फंक्शन करना है। तो जब शादी ब्याह ख़त्म है, खतने हकीके ख़त्म है, तो अभी तो आपको पता है कोई भी प्रोग्राम नहीं है ना किसी किस्म का भी। होटल बंद हैं, कारोबार बंद हैं, शादियां बंद हैं, कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि लोगों के घरों में कि हमें वो बुलाएं और अपनी खुशियों में शामिल करें, हम अपनी रोटी रोज़ी कमाएं। तो बस ये कोरोना वायरस की वजह से ये बस आपको पता है हर मुल्क के हर इंसान पे असर पड़ा है, बड़े से बड़ा सेठ है उस पर भी असर पड़ा है, छोटे से छोटे लोग हैं वो तो हैं ही बेचारे गरीब। और अगर मुल्क की बात करें तो ये मुल्क में नहीं, बेसिकली पूरी दुनिया में ये इतनी बुरी से और इतनी शिद्दत से फैल। जी जी, वो जी पूरी दुनिया में है, लेकिन हमारा काम तो सिर्फ अपने मुल्क में ही है ना। हम तो अपने मुल्क की, अपने इलाके की आवाम से ही रोटी रोजी कमाते हैं। तो अल्लाह इस मूजी मरज से पूरी दुनिया को बचाए, हमारी दुआ है जी। अच्छा, मुझे मज़ीद बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से जो कहा जा रहा था, बड़े बड़े ऐलानात किए जा रहे हैं एहसास प्रोग्राम के हवाले से, आया वो इमदाद आपको मिली है? फिलहाल तो नहीं मिली है, बिल्कुल नहीं मिली है, किसी को भी नहीं मिली है। ख़ास करके ख्वाजा सरा जो कल्चर है वो सब पूरे पाकिस्तान का मुझे जानता है और मेरा उनके साथ तकरीबन रोज़ाना रब्ता है। हमारा एक ग्रुप है व्हाट्सएप पे जिस पे हम सब एक दूसरे के साथ दुख सुख शेयर करते हैं। अभी कोई भी मसला मसाइल हो हम एक मैसेज करते हैं, वो सब तक पहुंच जाता है। तो हमारे जो माशाल्लाह अमीर तरीन ख्वाजा सरा लोग थे, जो अच्छे घरों वाले, जो जद्दी कल्चर वाले हैं, गद्दियों वाले, मड़ियों वाले हैं, उन्होंने अपनी कमाई हुई दौलत से लोगों की खिदमत की, अपने इलाके की गरीब बेवा औरतों की खिदमत की है, जो मुस्तहिक लोग थे उनकी खिदमत की है, जिनके पास अपनी ज़ाती ज़िंदगी से थोड़ा बचा खचा रिज़्क़ था, उन्होंने अल्लाह के रास्ते पे और अपनी आवाम की खिदमत में वो तकसीम की है। बाकी हुकूमत की अभी तक हमें किसी भी कार को कोई इमदाद नहीं मिली। हमारे जानने वाले लोग हैं, कुछ अच्छी तंजीमों वाले, इस्लामी तंजीम वाले लोग हैं,
انہوں نے ہمیں راشن دیے ہیں, وہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے خواجہ سراؤں کے ڈیروں پہ پہنچا رہے ہیں, ہم سفر تنظیم والے. حکومت کی جانب سے امداد کو یقینی نہیں بنایا جائے, لیکن جو مخیر حضرات ہیں وہ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر آگے آ رہے ہیں. جی آ رہے ہیں, ہمارے جاننے والے اتنے نہیں آ رہے ہیں جو ہمیں جانتے ہیں, جو ہمارے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے خود بھی اپنے پلے سے بھی الحمدللہ راشن دیا ہے لوگوں کو, تقریباً 1,00,000-1.25 लाख रुपए کا پیسے بھی دیے ہیں غریب لوگوں کو, لیکن ہمیں کہیں سے حکومت کی طرف سے کہیں سے بھی امداد نہیں آئی. یہ ہمارے جو اچھے اچھے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ پیار عزت محبت کرتے ہیں, جو سمجھتے ہیں, جو ہمارے پہ بھروسہ کرتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں. پھر ان کو ہم بتاتے ہیں کہ ہمیں اتنے لوگوں کا راشن چاہیے, وہ پھر اپنی گاڑی بھیجتے ہیں, ساتھ اپنے ورکر بھیجتے ہیں, پھر ہم گھر گھر جا کے تقسیم کرتے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے. جی باقی کوئی ہمارے ساتھ کسی بھی حکومت کے بندے نے یا جو حکومت میں آئے ہوئے ہیں کچھ ہمارے لوگ, ان کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے وہ کون لوگ ہیں. نہ ہی ہمارے خواجہ سرا کلچر کو کسی نے اعتماد میں لیا. جب بل پاس ہوئے, جب ایکس کارڈ بنا یا کچھ بھی ہماری جو پرابلمیں تھی, نہ کسی نے پوچھی ہیں, نہ ہمیں کسی نے بتائی ہیں. بار بار بائی پاس انہوں نے کر دیا, اپنا بل میں جو لکھنا تھا انہوں نے اپنے مطلب کے لفظ لکھ دیے, ہمارے مطلب کا تو کوئی لفظ نہیں لکھا. ہمارا تو مطلب ہے اسلامی لوگ ہیں, اسلامی کلچر سے تعلق رکھتے ہیں, مذہب اسلام ہے ہمارا الحمدللہ. پاکستان کے, ہمارے پیارے پاکستان کے پاکستانیوں میں رہنے والے لوگ ہیں. ہمارے لیے تو وہ چاہیے تھا جو ہمارے مذہب کے اندر رہ کے ہو. جو فالتو لوگ ہمارے میں آ گئے ہیں, گھس گئے ہیں, جن کا کوئی ہمارے ساتھ تعلق واسطہ ہی نہیں ہے, ان پہ کچھ روک تھام ہونی چاہیے تھی. ہماری گدیوں کے بارے میں لوگوں کو بتانا چاہیے تھا, یا ہماری گدیوں کا خیال رکھنا چاہیے تھا. ہم تو اپنی مدد آپ کے تحت پوری زندگی گزار رہے ہیں. ہم ووٹ دیتے ہیں حکومت کو, الحمدللہ ہم ووٹر, ہمارے ووٹ بنے ہوئے ہیں, ہمارے آئی ڈی کارڈ بنے ہوئے ہیں. جو ہمارے ماں باپ نے ہمیں شناخت دی بے فارم پہ, اس پہ ہمارے سب کے آئی ڈی کارڈ بنے ہیں, کیونکہ ہم پاکستانی ہیں. یہ ابھی ایکس کارڈ بنا ہے, ہمارے تو کافی پہلے کے آئی ڈی کارڈ بنے ہوئے ہیں, اور ہم نے ووٹ بھی پے کیا ہے. تقریباً حکومتوں کو میں نے 4 حکومتوں کو ووٹ دیا ہے, لیکن کسی حکومت سے کچھ لیا نہیں, دیا ہی ہے. تو الحمدللہ ابھی بھی ہم سب نے مل کے اپنی مدد آپ کے تحت, جو اچھے لوگ تھے جن کے پاس کچھ تھوڑا بہت پیسہ فالتو تھا, انہوں نے مل ملا کے وہ سب اپنے اپنے علاقوں میں خواجہ سراؤں کی بھی خدمت کی, اپنے محلے کے لوگوں کی بھی خدمت کی. باقی جو ادھر ادھر این جی او وغیرہ بنی ہوئی ہیں, ان کا ایک اپنا ذاتی گروپ ہے. وہ ایک پکچر میں نیلے سوٹ پہنا کے ان کو سامنے لے جاتے ہیں, دوسری پکچر میں وہ یلو کلر کے کپڑے پہنا کے, اس ڈریس کے اندر, اس وردی کے اندر بندہ ایک ہی ہوتا ہے, لیکن وہ ڈریس چینج کر کر کے وہ ایک ہی گروپ کی پکچریں بنا کے آگے دکھا رہے ہیں, اور وہ حکومت سے بھی لے رہے ہیں, باہر کے ملکوں کی این جی او سے بھی لے رہے ہیں. تو ہماری تو کھلی کتاب ہے. کھنہ ڈاک اسلام آباد کی رہنے والی ہوں. یہ میرا بچہ ہے, یہ وہاں سے کوہاٹی بازار سے, وہاں پہ بھی ہماری بہت بڑی گدی ہے پاپڑا بازار میں, وہاں پہ بھی خواجہ سرا ہیں, ان کو بھی ہم نے جا کے راشن دیا ہے. جو 300-400 سال پرانی گدی ہے, اس کو بھی سفر تنظیم والوں نے جا کے راشن دیا ہے. اور جتنے ہمارے اس گدی کلچر سے شاخیں نکلی ہیں, ان کو بھی ہم سفر تنظیم والوں نے جا کے راشن دیا ہے. کسی حکومت والے نے نہیں دیا, نہ جو حکومت سے این جی او والے لے رہے ہیں. ہمارے نام پہ نام ہمارے خواجہ سراؤں کا استعمال کیا جا رہا ہے, لیکن ہمارے خواجہ سراؤں کے چند ڈیرے ہیں جو جدی ہیں, ان تک کوئی پہنچ نہیں رہا. بہت شکریہ جی. انہوں نے بھی کافی مایوسی کا, غم و غصے کا اظہار کیا. ان کی جانب سے بھی کہا گیا ہے اعلانات حکومت کی جانب, گورنمنٹ کی جانب سے بہت بڑے بڑے کیے جاتے ہیں, جس طرح سے پورٹرے کیا جا رہا ہے امیج کے, امداد کو یقینی بنایا جا رہا ہے غریب مستحقین تب تک. جی ایک بات اور کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو اشاروں پہ, روڈوں پہ, چوکوں میں لوگوں سے چڑکیں کھاتے ہوئے ٹک ٹاک کا مذاق بن رہے ہیں, بہت زیادہ میک اپ کر کے ٹک ٹاک پہ طرح طرح کی ویڈیو بنا رہے ہیں, چوکوں پہ مل رہے ہیں اتنے بڑے بڑے میک اپ کر کے, وگیں لگا کے, ان کا خواجہ سرا کلچر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. خواجہ سرا کلچر والے الحمدللہ وہ چٹنی سے روٹی کھا لیں گے, ایسے کبھی ذلیل حرکت سے پیسہ کبھی نہیں کمائیں گے. ہمیں اللہ دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو خوشیاں دیتا ہے, اور ان خوشیوں کا صدقہ ہم کھاتے ہیں, اور ہمیں اس میں بہت زیادہ برکت ہے. یہ جو رات کو روڈوں
रोडों पे निकलते हैं, मार्केटों में निकलते हैं, इशारों पे सिग्नलों पे खड़े होते हैं, उनका हमारे साथ कोई तल्लक वास्ता नहीं है, ना हम उनको जानते हैं, ना ही वो ख्वाजा सराह कल्चर में शामिल है, ना ही ऐसे लोगों को हम अपने ख्वाजा सराह कल्चर में शामिल करना चाहते हैं। एक बात और मैं आप मीडिया वालों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि जब भी कोई ऐसा बंदा नजर आए उसके साथ ख्वाजा सराह का लफ्ज न लगाया करें। वो जिस कैटेगरी का हो उसको नाम दिया करें। वो अगर रात को रोड पे सेक्स वर्कर कर रहे तो उसके नाम के साथ ख्वाजा सराह आप क्यों लगाते हैं? नहीं लगाना चाहिए, हमारी तौहीन है। एक ये हमें बहुत गम गुस्सा है, जो रोडों पे धक्के खा रहा है, इशारों पे चिड़के खा रहा है, उस नाम के साथ भी आप लोग ख्वाजा सराह लगा देते हैं। वो भी हमारे कल्चर का ऐसा नहीं और हमारा नाम आप लोग इस्तेमाल करते हैं। शुक्रिया जी। और जो 2 नंबर काम करते हैं, जेब कतरियां करते हैं, उनके साथ भी आप कातलियों लोगों के साथ भी आप ख्वाजा सराह का नाम लगा देते हैं। हमारा नाम प्लीज उन लोगों के साथ न लगाएं, हमारा नाम को हमारे तक ही रहना दे। उनका जो नाम हो, वो जेब कतरे हो तो जेब कतरे इस्तेमाल करो, पिकारी हो तो पिकारी इस्तेमाल करो, जैसे हो वो नाम उनको दो, हमारा नाम ना दिया जाए। इनके जानिब से भी यही कहा गया, जो लोग सिग्नल्स पर दिखाई देते, जो लोग बेगिंग करते हैं, वो हम में से नहीं है। ख्वाजा सराह तबका जो है वो बहुत ज्यादा खुददार है, वो खुद से मेहनत करता और कमाता है। हम लोग इस चीज से बिल्कुल डिसएग्री करते हैं। हम इस चीज को, हमारा नाम नहीं दिया जा सकता। नाज़रीन, इस वक्त हुआ जा रहा है एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, इस हवाले से डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से जो है हम वापस आ चुके हैं और जहां पर कोरोना वायरस ने शहरियों को घरों में रहने की तलकीन की गई है, वहीं पर बहुत सारे ऐसे शहरी भी हैं, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी हैं, जो अपनी मदद आपके तहत इस कार्य खैर में आगे आ रहे हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है एक ऐसे ही रूम में, अगर मेरा कैमरा पर्सन आपको दिखा सके तो ये वो सारी इमदाद है, ये वो सारा राशन है जो लोगों की जानिब से मुस्तहिकीन को फराहम किया जा रहा है, ताकि इनकी जिंदगी में जो है वो आसानी पैदा हो सके। मजीद इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शटर रूम में आए, पनाहगाह में आए। मेरा नाम सबा गुल है, मैं सफ़र तंजीम की प्रेसिडेंट हूँ। प्रेसिडेंट है, मुझे बताइएगा कि क्या क्या ऐसा आइडिया था, क्या ऐसी थॉट थी जो जनरेट हुई कि नहीं हमें कुछ करना चाहिए, अपने खुद के हक के लिए हमें खड़ा होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, हम अपनी मदद आप अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं और ईमानदारी से और हकीकत से हम हर उस घर तक पहुँच रहे हैं जहाँ लोग इस चीज़ के हकी और सच्ची हकदार हैं। और मैं और मैडम नदीम और मैडम आरजू मेरी गाड़ी पे जाते हैं, हम घर घर पे जाकर राशन प्रमोट कर रहे हैं। फ़िलहाल मैं तो यही कहूँगी, बड़ी मायूसी से हुकूमत की तरफ से हमें किसी किस्म का कोई तावन नहीं है। यहाँ मेरे पास नंबर सबके मौजूद हैं और उनको व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज भी छोड़े हैं, अपनी मूवियाँ भी छोड़ी हुई हैं। उन्हें और किसी तरफ से कोई फुर्सत मिले तो हम गरीबों की तरफ, हम फ़कीरों की तरफ उनकी निगाह हो और तवज्जो हो। क्या कहेंगी, पहले किन मुश्किलात का सामना था, अब जब से कोरोना आया है, लॉकडाउन है, मईशत बुरी तरह से चकनाचूर हो चुकी है, बदतरीन हाल तक पहुंच चुकी है, किस तरह से सर्वाइवल को पॉसिबल बना रहे हैं, यकीनी बना रहे हैं और इतनी हिम्मत जो है उसे समेट कर रखे हुए हैं? माशाल्लाह से मैं घरों घरों तक जाकर अपने ट्रांसजेंडरों को ये तलकीन किया, आपने बेटा घर से बाहर नहीं निकलना। बेशक आप भूख से मर जाएं, मगर आपकी वजह से कोई और हमारी कमेटी को बदनामी ना लगे। तो आप देखें, जहां लाखों करोड़ों यानी कि ट्रांसजेंडर भीख मांग रहे थे सड़कों पे, बाजारों में, चौकों में, इन कोरोना वायरस की वजह से अब आप देख सकते हैं, यानी कि फ़िलहाल तो कोई इक्का दुक्का वो बंदा नज़र आ रहा है, पब्लिक ज़्यादा है, हमारी कमेटी के बंदे बहुत ही कम नज़र आते हैं आपको। उसकी वजह ये, हम घर घर जाकर सबको पैगाम देते रहे हैं, जो हमसे हो सका हम राशन आपके घरों तक पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह। सबके कॉन्टैक्ट हमारे साथ हो रहे हैं, मेरी बेटी नदीम कशिश के साथ हो रहे हैं, मैडम आरजू के साथ हो रहे हैं, शाजिया के साथ हो रहे हैं, मेरा दरवाज़ा तोड़ रहे हैं। जो हमें जो देता है हम उन तक
पहुंचा रहे हैं। हुकूमत को अपनी जानिब से कुछ बेहतर अल्फाज में सजेस्ट करना चाहें? मैं हुकूमत को क्या कहूँ, एक मायूसी का पैमाना, एक आवाज़ ही दूंगी, प्लीज़ हमारी आवाज़ को सुनिए। एक और बात मैं मुख्तसर बात करना चाहती हूँ, ये सफ़र तंजीम जो है हमारा शटर रूम है यहाँ का, फरदौस आशिक अवान के पास हम गए और दूसरे दिन उन्होंने मिनिस्टर साहब को भिजवाया, वो आए, वो राउंड लगा कर चले गए, फिर उन्होंने हमारा हाल तक कोई भी नहीं पूछा। इस सफ़र तंजीम को मैं दे रही हूँ, जो मेरा 10 मरले का प्लाट है उसकी कीमत 1 मरले की 3.5 लाख रुपया है। उसका मैंने ऐलान भी कर दिया, वो रजिस्ट्री भी मैंने एक यूट्यूब पे छोड़ी है, मेरे पास मौजूद है। जब भी ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, रमज़ान ख़त्म होगा, इंशाअल्लाह हम इन ख्वाजा सराह के लिए मैं एक मदरसा बनाना चाहती हूँ, जहाँ वो अपनी अगर वो तबलीग करना चाहें वो करें, जो जिनके पास घर नहीं है वो जा कर रहे हैं। जुत्ती, कपड़ा, खाना पीना, बिल, सब कुछ मैं उन्हें इंशाअल्लाह प्रमोट करूँगी। बहुत शुक्रिया जी, इनकी जाने से भी बड़े अच्छा लगता है सुन के, इतने नए ख्यालात का इज़हार किया गया, जिस तरह से मदरसे क्या कहा, तबलीग का इनके जानिब से कहा गया। मज़ीद जानेंगे कि क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, थैंक यू सो वेरी मच। आज आप लोग हमारे ऑफिस में आए और यहाँ पे आपने विज़िट किया और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की एक रियल वॉइस जो है ग्रास रूट लेवल इश्यूज़ पे जो वॉइस है वो उसको आपने प्रमोट किया, क्योंकि अब जो एक नया दौर आ रहा है, एक जो जदीद दौर आ रहा है, उसके अंदर जो NGO सेक्टर है वो काफ़ी बदनाम हो चुका है और लोग ट्रस्ट भी नहीं करते। और जो हमारी कम्युनिटी, आपको पता है, लैक ऑफ एजुकेशन उनके पास है, लैक ऑफ एम्पावरमेंट उनके पास है, लैक ऑफ स्किल्स उनके पास है, पेरेंट्स ऑनरशिप उनके पास नहीं है, सोशल डिग्निटी उनके पास नहीं है। और हमने हमेशा अपने प्लेटफॉर्म पे यही आवाज़ उठाई है कि जेंडर और प्रोफेशन दो मुख्तलिफ चीज़ें। आप औरत हैं तो आप डॉक्टर भी बन सकती हैं, आप इंजीनियर भी बन सकती हैं, आप न्यूज़ कास्टर भी बन सकती हैं। तो ये एक चीज़ हमारे सोसाइटी को भी रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि जेंडर को जितना ज़ेरे बहस हमने बनाया हुआ है कि फलां का जेंडर ये, फलां का जेंडर ये, कोई भी तो कपड़े उतार के नहीं दिखा रहा। आप एक इंसान के प्रोफेशन को प्रमोट करें। मैं इंसान हूँ, मुझे अच्छी तालीम दें, मुझे अच्छी नौकरी दें, मुझे अच्छा सेहत का हक दें, जो रियासत की जिम्मेदारी है। हम टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स पे करते हैं। हमारी इतना लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिटी है जो निगलेक्टेड है, उसको कभी एक्स ID कार्ड दे दिया जाता है, कभी उसे वाई कार्ड दे दिया जाता है, कल को उसको जी कार्ड दे देंगे। मतलब आप अल्फ़ाबेट्स बदल रहे हैं। आप हमारे जेंडर को ज़ेरे बहस इतना बना रहे हैं कि हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो हमारी डिग्निटी है, जो हमारे सोशल मसाइल हैं, जो हमारे पेरेंट्स ऑनरशिप के मसाइल हैं, जो हमें फैमिली में मसाइल हैं, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती। अब आपने देखा होगा कि ये पिछले दिनों एक पेशावर की एक ट्रांसजेंडर की वीडियो बड़ी वायरल हुई, जिसमें कभी उसको बीकन हाउस स्कूल से निकाल दिया गया और उसके जेंडर एक्सप्रेशन की वजह से। तो वो उसकी अकेली की कहानी नहीं है। यहाँ पे ये जितने बैठे हैं, ये 8वीं में से कोई जेंडर एक्सप्रेशन की वजह से भागा, कोई 9वीं में से निकला, कोई 10वीं से निकला है, और फिर हम यहाँ पे बैठे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मुझे सोसाइटी ने इस जगह पे पहुँचाया। सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ की और वो माने, हुकूमत रिस्पॉन्सिबल है और वो माने। मैंने हमेशा से ये कहा कि हमें अच्छी जॉब चाहिए, हमें अच्छी तालीम चाहिए। जॉब के हवाले से मुझे बताइएगा, ID कार्ड वगैरह का क्या बना, वो बने हैं आया, अगर बन चुके हैं तो जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई किया है, कुछ प्रोसीजर इस तरह से कंटिन्यू किया आपके जाने? देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि हम जिस कंट्री में रहते हैं ना, वहाँ पे क्लास डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा है। हम क्लास डिवीजन में रहते हैं, हम जेंडर डिवीजन में नहीं रहते। हमारे यहाँ क्लास डिवीजन है। अगर कोई ट्रांसजेंडर, अब इल्मास बॉबी एक ख्वाजा सरा है ना, उसके पास 17 करोड़ रुपया है। आपको क्या लगता है कि इस आइसोलेशन में वो भी उतना ही सफ़र कर रहा है जो एक भिखारी ट्रांसजेंडर जो रोड पे भीख मांग रहा है वो सफ़र कर रहा है? हमारे यहाँ क्लास जो डिफरेंसेस है ना, उनको ख़त्म करना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा कि मार्जिनलाइज तबके में ट्रांसजेंडर भी है, मार्जिनलाइज तबके में औरत भी है, मार्जिनलाइज तबके में बच्चा भी है, मर्द भी है, अफराद बाहम मजदूरी भी हैं। वो सारे मार्जिनलाइज कम्युनिटी में वैसे ही सफ़र कर रहे हैं। गरीब तबका उसी तरह से भूख को बर्दाश्त करना ना। मेरी जिन्स अगर ख्वाजा सरा है तो मेरी भूख कोई अलहदा से नहीं भूख है, मेरी भूख भी इंसान की भूख है। तो जो गरीब लोग हैं वो भूख बर्दाश्त कर रहे हैं और जो अमीर लोग हैं वो पेट भर रहे हैं। इस पूरे ये जो क्राइसिस आ गया आइसोलेशन के, इसमें यही हो रहा है। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि हाँ, लोगों ने, जो हमारे मुखैर हजरात हैं, जो डोनर्स थे, जो आम पब्लिक थी, वो बढ़ चढ़ के कार खैर में हिस्सा ले रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि जिसके पास ज़्यादा होगा वो देगा ही ना, सिवाय हमारे सियासतदानों के, क्योंकि उनका शेवा कि उनके पास ज़्यादा हो तो वो फिर भी लेते। लेकिन आम पब्लिक के पास ज़्यादा हो तो वो देते हैं, और जिसके पास नहीं हो वो लेता है। तो ये कहना कि फलां हकदार नहीं, किसी के घर में लाख रुपया पड़ा हो तो 1000 रुपये की भीख मांगने बाहर नहीं निकलता, ये एक ह्यूमन साइकी है। तो इसलिए हमें कुछ चीज़ों को जनरलाइज नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि फलां जिन्स है तो उसकी भूख का अलहदा कोई मेजरमेंट है, फलां जिन्स की भूख का कोई अलहदा मेजरमेंट है। मैंने अगर अपना जिन्स बदल लिया है, अगर मेरा जेंडर एक्सप्रेशन औरत वाला है, तो उसका कतन मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर फिजिकल ऑटोनॉमी बदल गई है, मेरा मैदा बदल गया, मेरा जिगर बदल गया, मेरा दिल बदल गया।
तो हमें इस चीज़ों से निकलना पड़ेगा और इस्लाम को हर चीज़ में ज़ेर बहस नहीं बनाना चाहिए। इस्लाम अच्छाई का दर्स देता है, इस्लाम इंसानियत का दर्स। हमारा दीन बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर इसको समझा जाए और पढ़ा जाए, डिटेल्ड में इसके जाया जाए, तो हमारे दीन से बेहतर और आसान जो दीन है वो कोई भी नहीं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मैं यही चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे चैनल 5 के थ्रू ये बार बार पैगाम दूंगी कि इस आइसोलेशन के दौर में, इतने क्राइसिस के दौर में, हम ट्रांसजेंडर्स घरों से निकल के जब आए हुए, जो लोगों को लगता है कि शायद ये गुरुओं के घर में पैदा होते हैं, गुरुओं के घर में रहते हैं, वो गलत फहमी है। हम अपने माँ बाप के घरों में पैदा होते हैं और फिर हमें सोसाइटी धक्के दे के निकाल के गुरुओं के घरों तक पहुंचाती है। इससे किसी किस्म का कोई ताल्लुक रखा? फैमिली हमसे ताल्लुक नहीं ना रखती, हम तो फैमिली से हमेशा ताल्लुक रखते हैं। हमारी बहन की शादी होती है तो जहेज के लिए पैसे तो हम देते हैं, लेकिन हम उसकी शादी में शरीक नहीं हो सकते क्योंकि बेइज्जती है। सोसाइटी में इस चीज को टैबू क्रिएट कर दिया गया, बहुत अजीब नजरों से इस चीज को देखा जाए। जी, और ये टैबू क्रिएट क्यों हुआ है? शऊर की कमी की वजह से, क्योंकि हमारी कम्युनिटी को एजुकेशन स्किल से दूर रखा गया। जब हमारे पास एजुकेशन नहीं है, जब हमारे पास शऊर नहीं है, तो हम किस तरह से सोसाइटी से लड़ें? तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। हमें, आप देखें कि अब बहुत ज़्यादा यूँ कि हाइप क्रिएट हो चुकी है ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के लिए और हर कोई आवाज़ उठा रहा है। तो मैं फिर से कहूँगी कि खुदारा जो भी ख्वाजा सराओं के माँ बाप हैं उनको वापस घरों में बुला लें, बाहर की ज़िंदगी से उन्हें निजात दिला लें। उनको सेक्स वर्किंग से आप निजात दिला सकते हैं, आप भिखारी हैं तो आप निजात दिला सकते हैं, उन्हें घरों में दे दें। घर से महफूज पनाह गाह कोई नहीं है, हमें घरों में वापस भेजा जाए। हमारे माँ बाप को बताया जाए कि अब एक्स कार्ड भी बन गया है, हमने इज्जत भी दे दी है, हमने कबूल भी कर लिया है, हमने इनको सब कुछ कर लिया, नहीं जा रहे। कौन सा आंसर है कि ना मीडिया इस पे आवाज उठाने को तैयार है, ना सोसाइटी इस पे आवाज उठाने को तैयार है। वो कहते हैं कि गुरुओं के घर में इज्जत भी मिले और गुरुओं के घर में इन्हें मौत भी मिल जाए, तो घरों में हमें क्यों ना मिले? हमारे माँ बाप क्यों नहीं अकाउंटेबल? हम माँ की पेट से पैदा नहीं हुए? या तो हम माँ की पेट से पैदा ना हुए होते तो हमें गुरुओं के घर छोड़ के आते। मेरी माँ का है, मेरा बाप का है, उसको बुलाया जाए। हुकूमत उनसे पूछे कि ये बच्चे कहाँ पे बाहर फेर रहे हैं, तो क्यों फेर रहे? मैं सेक्स वर्क कर रही हूँ तो मेरे माँ बाप को क्यों नहीं पता कि मैं सेक्स वर्क करती हूँ बाहर? और अगर मेरे माँ बाप को पता है तो वो मुझे रोकते क्यों नहीं है? वो मुझे क्यों नहीं आके रोकते, मेरा बाजू पकड़ घर लेके जाते कि घर वापस आ जाओ? बस मैं इतना ही कहूँगी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। इनकी जानिब से भी काफ़ी मायूसी दिखाई गई और यही कहा गया है कि घर से जो बेहतरीन और महफूज पनाहगाह कोई नहीं है। मज़ीद जानेंगे। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा कि आप पहले किस तरह से गुजर बसर करते थे? अब तो चले लॉकडाउन है, घरों में महदूद होकर लोग रह गए हैं, पहले किस तरह से, क्या जरिया आमदनी थी, क्या मौज था? पहले हमारा फंक्शन होते थे, शादी ब्याह के फंक्शन होते हैं, तो उसी पे हमारा जो इनकम हमें वहाँ से होती थी, उसी से हमारा गुजर बसर होता था, उसी से हमारा अपने घर का जो भी था निज़ाम सारा वही चलता था। जी। पुलिस वालों की जानिब से आपका किस तरह से रवैया, अब किस तरह से आप लोग कर रहे हैं? पुलिस वालों का रवैये पे तो मैं सदके और वारी जाऊं, वो इसलिए कि जो बाहर बंदे ज़रा सा अगर अपनी माँ बीमार है, बहन बीमार है, बेटी बीमार है, अगर वो बेचारे बाहर निकल रहे हैं तो उनको डंडे मार रहे हैं। और रावलपिंडी हमारे में तो मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि रावलपिंडी में तो फंक्शन अभी भी हो रहे हैं और ख्वाजा सरा भी कर रहे हैं फंक्शन, जो ख्वाजा सरा बनने हुए हैं वो भी कर रहे हैं, वो लड़कियाँ ले लेके जा रहे हैं, अभी भी फंक्शन हो रहे हैं। पिंडी में फंक्शन नहीं रुक रहे। और हुकूमत से मैं यही पूछूंगी कि वो आपकी इंतजामिया क्या कर रही है? बाकी बाहर जो लोग हैं, हम अगर जरा सा बाहर निकले, उस दिन मुझे पुलिस वाले ने पकड़ लिया कि तुम रात को बाहर क्या कर रही हो, हालांकि मैं अपनी सहेली के घर से वापस आ रही हूँ, साथ ही गली में है। हमें पकड़ रहे हैं, उनको नहीं पकड़ रहे जो फंक्शन कर रहे हैं। पुलिस क्या मंथलियां ले रही है? पुलिस क्या कर रही है? पुलिस का काम है ना कि उनको देखे। इतना उन्होंने बड़े वो कनोपियां लगाई हुई हैं, वहां पे वो लड़कियां नाच रही हैं, ख्वाजा सरा जो हैं वो नाच रहे हैं। फंक्शन अभी कह रहे हैं जी कोरोना वायरस की वजह से, उधर कोरोना नहीं आ रहा, जिधर ये शादियां हो रही उधर नहीं कोरोना आ रहा। नाज़रीन की जाने से भी काफ़ी गम और गुस्से का इजहार किया गया है, मायूसी दिखाई गई है। लोगों का रवैया, पुलिस का रवैया, जो भी अपने डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं, वो उस तरह से इन्हें बेहतर अंदाज में जो है वो ट्रीट नहीं कर रहे। इसके साथ साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तितामी मराहिल की जानिब बढ़ चुका है। और बस मैं लास्टली यही कहना चाहूँगी कि कोरोना ये एक वबा, एक इम्तिहान है, इसमें हम सबको मिलकर इकट्ठे आगे आकर कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर हमें इस इम्तिहान में सुरखरू होना है। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, मजीद को हम गुर्बत को भी मिटा सकते हैं अगर सब मिल बांट कर खाने की आदत डाल लेंगे। इसी के साथ कैमरा पर्सन शुमाइल के साथ एंकर पर्सन सिबगा फारूक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।